हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। आज हम कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे यूनिट नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर है 11 एम्प्लॉय मेंटेनेंस। तो एम्प्लॉयज़ का मेंटेनेंस कैसे होता है इस यूनिट में हम वो पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है आपका, सबसे पहले हम समझते हैं ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है। तो हेल्थ का मतलब होता है कम्प्लीटली जो फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ में इंक्लूड होता है हमारा फिज़िकल, हमारा मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये सिर्फ ये नहीं होता कि अब्सेंस ऑफ डिसीज़ है, मतलब कोई डिसीज़ अगर नहीं है हमारी बॉडी में तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है हेल्दी हैं। इसके लिए हमें फिज़िकली साथ साथ मेंटली और सोशली वेलबींग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है सिग्निफिकेंस, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। जब वर्कर्स जो होते हैं स्पेंड करते हैं अपने बहुत सारे आवर्स वर्क प्लेस पे और वो एक्सपोज करते हैं अपनी हेल्थ हैज़ार्ड से। मतलब जब एक वर्कर्स जो होते हैं अपने बहुत सारे आवर्स अपने वर्क प्लेस पे स्पेंड करते हैं जिससे कि उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब आता है पुअर वर्किंग कंडीशंस। जैसे कुछ पुअर वर्किंग कंडीशंस होती हैं जो नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं हमारी हेल्थ को। तो जैसे कि वेंटिलेशन, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर उसमें एयर सर्कुलेशन हो जो इस रूम में हम वर्क कर रहे हैं। फिर आता है क्लीनलीनेस, वो एकदम साफ़ हो और उसके अलावा वहाँ पर लाइटिंग हो और टेम्परेचर सही हो वहाँ का और स्पेस हो, मतलब वो खुला एरिया हो। तो अगर ये नहीं होता है तो पुअर वर्किंग कंडीशंस होती हैं तो वो इफ़ेक्ट करती हैं नेगेटिवली हमारी हेल्थ को। किस तरीके से किस चीज़ को इम्पैक्ट करती हैं, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को और क्वालिटी ऑफ वर्क को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारी वर्क की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। ये इंक्रीज़ करती है एब्सेंटिज़म और लेबर टर्नओवर। इससे जो एम्प्लॉय हैं वो एब्सेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस वर्किंग कंडीशन में प्रॉब्लम होती है। और साथ साथ में कुछ लेबर ऐसी होती है जो उस जगह को छोड़ के जाने लगती है, तो इससे जो टर्नओवर होता है ये भी बहुत इंक्रीज़ हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आता है लीड टू इंडस्ट्रियल अनरेस्ट और एक्सीडेंट इन डिसिप्लिन। इससे क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि अगर वहाँ पर लाइटनिंग अच्छी नहीं है तो क्लीनिंग नहीं है, वहाँ पर अच्छे सर्कुलेशन नहीं हो रहा, टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन नहीं है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के जो है चांसेस इंडस्ट्रियल में वो बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल हेल्थ इज़ असेंशियल टू। जो इंडस्ट्रियल हेल्थ होती है, जो हमारी इंडस्ट्री है, इसमें जो हेल्थ है वो क्यों ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है ताकि हम मेंटेन कर सकें और इम्प्रूव कर सकें अपनी प्रोडक्टिविटी और वर्क की क्वालिटी को। उसके बाद आता है हम कम मिनिमाइज़ कर सकें, जो लोग अपसेंट हैं वो उनका जो अपसेंट का रेशो है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें। साथ साथ लेबर जो छोड़ के जा रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वो भी हम रोक सकें। इसके अलावा आता है रिड्यूस इंडस्ट्रियल अनरेस्ट एंड एक्सीडेंट। जो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स होते हैं उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अच्छे से क्लीनलीनेस, टेम्परेचर अच्छा प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके से। फिर आता है इसमें बूस्ट होता है एम्प्लॉय का मोटिवेशन, साथ साथ उनका मोरल भी इसमें बूस्ट होता है जब हम उनको मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस उनको देते हैं। उसके बाद आता है रिड्यूस करते हैं स्पॉइलेज एंड जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब जो हमारा वेस्ट हो रहा है, जो स्पॉइल हो रहा है, हमारा जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको भी हम रिड्यूस करते हैं। फिर आता है प्रिजर्व करते हैं एम्प्लॉय की फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को। यहाँ पर फिज़िकल और मेंटल दोनों पे फोकस किया जाता है और उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब आती है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जो रिकमेंडेड किए जाते हैं ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ को, मतलब जो हम जहाँ पर ऑक्यूपेशन है हमारा, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो सर्विस है ये प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स को वर्क प्लेस के जो हेल्थ के हैज़ार्ड्स होते हैं, मतलब हैज़ार्ड्स होते हैं जैसे कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस वर्क प्लेस पे हमारी हेल्थ से रिलेटेड, जो हमारी हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं, उस वर्कर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस। ये प्रमोट करती है वर्कर्स को ताकि वो फिज़िकली और मेंटली वेलबींग रहें, मतलब साउंड माइंडेड रहें और वो फिज़िकली भी हेल्दी रहें और मेंटली भी। उसके अलावा ये हेल्प करती है वर्कर्स को एडजस्ट करने में फिज़िकली और मेंटली, और अच्छे से जो अपनी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर पाए। तो ये वर्कर को हेल्प करती है ताकि वो फिज़िकली भी और साथ साथ मेंटली भी स्टेबल रहे। फिर आता है वर्किंग कंडीशन अफेक्टिंग
हेल्थ। ऐसी कौन सी वर्किंग कंडीशंस हैं और वर्किंग कंडीशंस कैसे हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले आती है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब है रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर जो इंडस्ट्री में जो वेस्ट निकल रहा है वो वहीं पर पड़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, उनकी जो उनकी हेल्थ इफ़ेक्ट करेगी इस चीज़ से। तो क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए। साथ साथ में पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए, जो वहाँ पर कीड़े वगैरह हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर जैसे कि रेगुलर स्प्रे होना चाहिए, ताकि सारे जो वहाँ पर पेस्ट हैं वो हट जाए वहाँ से। फिर आता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी क्लीन होना चाहिए, और टॉयलेट्स, कैंटीन, ये सब बहुत क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम असेंशियल चीज़ें हैं। जैसे ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट एंड कैंटीन, ये बहुत असेंशियल है। तो सबसे पहला एक एम्प्लॉय ये चाहेगा कि उसकी हेल्थ, ये चीज़ों में अगर प्रॉब्लम होती है क्लीनलीनेस में, तो ये एम्प्लॉय की हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा आता है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब होता है कि एडुकेट और यूनिफॉर्म, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारी आँखों पे जोर ना पड़े और हमें थकान ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो उसको बचाने के लिए हमारे रूम जो होना चाहिए, जहाँ वर्क प्लेस होना चाहिए, वो फुली एक तरीके से इक्वली वहाँ पर लाइट होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक कोने में लाइट आ रही है, दूसरे कोने में अंधेरा है, ऐसा नहीं। वहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में लाइट होनी चाहिए, और अच्छे से एडुकेट, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतनी लाइट होनी चाहिए, ताकि हम अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। फिर आता है टेम्परेचर एंड वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है कि ये प्रॉपर एयर फ्लो में हेल्प करता है। अगर वहाँ का जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो अच्छा होगा, जहाँ से एयर फुली पास होती है, जो रूम का जो भी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल रहना चाहिए। जो ह्यूमिडिटी होती है उसको भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर ये ह्यूमिडिटी और ये टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा, समझिए गर्म है वहाँ का टेम्परेचर, तो उससे क्या होगा, वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए कोई जगह नहीं है कि वो जो गर्म टेम्परेचर है वो बाहर जा सके। तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टायर्ड फील करेंगे, उनका हेडेक होगा, और साथ साथ ऐसे भी वहाँ पर इस चीज़ को, टेम्परेचर को वहाँ के कम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर फैंस, कूलर और एयर कंडीशनर्स का यूज़ होना चाहिए। फिर आता है फ्रीडम फ्रॉम नॉइज़। जो फ्रीडम होनी चाहिए नॉइज़ से, जैसे कि कम से कम नॉइज़ आनी चाहिए बाहर से, और अंदर के जो वर्क प्लेस है वो साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल के होने चाहिए, और साथ साथ आइसोलेशन ऑफ नॉइजी मशीनरी और वाटर प्रूफ, साउंड प्रूफ वॉल्स होनी चाहिए। तो ये होता है फ्रीडम फ्रॉम नॉइज़, मतलब जो आवाज़ है वो तेज तेज जो आवाज़ आती हैं इंडस्ट्री में से, ये नहीं कि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, या फिर बाहर की आवाज़, अंदर की आवाज़ बहुत ज़्यादा, मशीनरी की आवाज़ जो है वो लोगों को बाहर सुनाई दे रही है। तो उसके लिए एक साउंड प्रूफ वॉल्स होनी चाहिए, दोनों के लिए कि हेल्पफुल है, जो एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और साथ साथ जो उसके जो सराउंडिंग नेबर्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पर ये करना चाहिए कि वहाँ पर आइसोलेशन ऑफ नॉइजी मशीनरी, मतलब जो है उनको अलग रूम में रखा होना चाहिए, जहाँ से ये जो नॉइजी मशीनरी है उसकी आवाज़ बाहर तक ज़्यादा ना आ पाए, और साउंड प्रूफ वॉल होनी चाहिए, जिससे कि जो है साउंड इतनी जल्दी ट्रैवल ना करे। फिर आता है डस्ट कंट्रोल। जो रेगुलर क्लीनिंग होगी तो हम डस्ट से भी बचा पाएंगे, डस्ट इकट्ठा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो होती है हमारी हेल्थ के लिए और मशीनरी के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर डस्ट कलेक्ट हो जाती है तो ये हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती है, साथ साथ उस मशीनरी को भी इफ़ेक्ट करती है जिस पे हम वर्क करते हैं। उसके बाद आता है वर्किंग स्पेस और सिटिंग। जो वर्किंग स्पेस होना चाहिए वो एडुकेट होना चाहिए, मतलब स्पेस आराम से हम घूम सकें, मूवमेंट कर सकें, साथ साथ में कंफर्टेबल और हेल्दी एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, जहाँ पर वर्कर आराम कर सके थोड़ी देर के लिए बैठ के। सिटिंग मतलब कुछ ये नहीं कि जिस पे वो बैठ रहा है, जिस पे वो, मतलब उसको वहाँ पर घूमने की भी जगह नहीं है, इतना कंजस्टेड है। तो इस तरीके से उनको वर्किंग स्पेस साथ साथ सिटिंग कंफर्टेबल प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर आता है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स एंड डिसीज़। तो ऑक्यूपेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या ऐसे कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस जो कि हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, उनको कैसे सही किया जाए और कैसे उसको मेंटेन किया जाए। फिर आता है कि ऐसे कौन से हैज़ार्ड्स हैं, मतलब जो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन सी डिसीज़ेज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं एक एम्प्लॉय के लिए, और उसको नेगेटिवली, उसकी हेल्थ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। तो फर्स्ट आता है केमिकल हैज़ार्ड्स। इसमें क्या होता है, जब हार्मफुल केमिकल्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, जब हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स होते हैं, एल्कलाइज होती हैं, ये हमारी स्किन डिसीजेज होती है। इससे
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं इससे। तो अगर केमिकल उस इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसके लिए ये जो एम्प्लॉय वर्कर्स जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वो हार्मफुल केमिकल उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। फिर आता है बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स। ये बायोलॉजिकल हैज़ार्ड्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और मेल न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, इम्पैक्ट हेल्थ। जैसे कि बायोलॉजिकल मतलब जैसे उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, अगर वो ऐसी वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपने हेल्थ मतलब अपना न्यूट्रिशन भी ले सकें, तो वो मेल न्यूट्रिशन वाली जो प्रॉब्लम है वो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड में आती है। फिर आते हैं एनवायरमेंटल हैज़ार्ड। इसके अंदर रेडिएशंस होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, नॉइज़ होती है, साथ साथ जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं जिससे हमारी आँखों पे जोर पड़ता है, साथ साथ हमारी जो सुनने की पावर होती है वो भी कम हो जाती है, हमारा जो हमारी नर्व्स होती हैं वो भी इंजर हो जाती हैं अगर हम ये साउंड नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रहते हैं लंबे समय के लिए। तो एक वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो इन चीज़ों से अपने आप को सेफ़ रख सके। तो ये सेफ़ कैसे रख पाएगा? अगर जो एम्प्लॉयर है, जो ऑनर है उस इंडस्ट्री का, वो इन वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करेगा, तब हेल्प मिल पाएगी वर्कर्स को। फिर आता है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ये पुअर वेंटिलेशन होता है कि मतलब अच्छे से रूम की जो उस इंडस्ट्री की जो एयर है वो बाहर फ्लो नहीं हो रही है, लाइटनिंग मतलब क्लियर वहाँ पर इतना अंधेरा है या फिर एडिक्वेट लाइटिंग नहीं है वहाँ पर, उस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उस एरिया का, ये हेल्थ करता है, मतलब हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है, साथ साथ उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, वो अच्छे से अपना प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते, जो भी वो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाती है। फिर आता है फैक्ट्री एक्ट 1948 एक फैक्ट्री एक्ट था 1948 जिसमें डिफ़ाइन किया गया है कि जो हैजार्डियस प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर मटेरियल और बाय प्रोडक्ट कैन हार्म वर्कर्स और पॉल्यूट एनवायरनमेंट। यहाँ फैक्ट्री एक्ट 1948 में ये बताया गया है जो मतलब हैजार्ड्स होते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और वो जो प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि प्रोडक्ट या फिर उसका जो मटेरियल होता है उस प्रोसेस में वो वर्कर्स को हार्म करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, तो उसके लिए इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट में। तो चलिए समझते हैं। फिर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ हैज़ार्ड्स। अब कुछ प्रोटेक्शंस हैं जिससे कि हम हेल्थ हैज़ार्ड से बच सकते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर जिससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे कुछ स्टेप्स हैं। पहला आता है प्री एम्प्लॉयमेंट एंड द पीरियोडिक मेडिकल एग्ज़ाम। सबसे पहले तो एम्प्लॉय का जब उसको हम उस वर्कर को हम एम्प्लॉय में जब एंटर करा रहे हैं तो उससे पहले उनका एक एग्ज़ाम मतलब एक मेडिकल एग्ज़ाम होना चाहिए जिससे उनकी हेल्थ पहले ही पता चल जाए। अगर उन्हें कोई पहले इशू है तो हम उस चीज़ से उनको दूर रख पाएंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको जो केमिकल्स हैं उनसे बहुत एलर्जी है तो हम उसके लिए उनका प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कराएंगे और साथ साथ में उनका रेगुलर भी हम चेकअप कराते रहेंगे ताकि उनके हम इस प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें। उसके बाद आता है रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैज़ार्ड्स। अब हम कर सकते हैं कि जो हमारे हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं उनको हटा सकते हैं, कम करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आता है स्पेशल मॉनिटरिंग फॉर वर्नेबल वर्कर्स। जैसे कि हम जो वर्नेबल मतलब कमज़ोर जो हमारे वर्कर्स हैं उन पे हम ज़्यादा स्पेशल ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि हमारी जो वुमेंस हैं वो किस वर्किंग कंडीशन में काम कर रही हैं तो वो उनकी हम हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से कि उनको अच्छे से मॉनिटर करें, उनको कम प्रॉब्लम हो और उनको सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं हैज़ार्ड्स, हेल्थ हैज़ार्ड्स, इनसे उनको बचा सके। फिर आता है ट्रेनिंग फर्स्ट एड स्टाफ। हर एक स्टाफ को जो है वो फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले अपने आप की खुद हेल्प कर सके और एक छोटा सा ट्रीटमेंट कर सके जिससे वो इस प्रॉब्लम से बच सके। उसके बाद आता है हेल्थ एंड हाइजीन एजुकेशन। उनको हेल्थ के साथ साथ हाइजीन के अकॉर्डिंग मतलब उससे रिलेटेड एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए कि अगर वो हाइजीन अपने आसपास मेंटेन रखेंगे, हाइजीन रहेंगे, तो उनको अपनी हेल्थ में बहुत बेनिफिट मिलेगा और वो हेल्थ हैज़ार्ड से अपने आप को बचा पाएंगे, प्रिवेंट कर पाएंगे। तो ये होता है प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर आता है क्यूरेटिव मेजर्स। क्यूरेटिव मेजर्स होते हैं जैसे हम जिनको हम ये प्रिवेंटिव है इनसे बच सकते हैं, क्यूरेटिव क्या है जिससे हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। फिर आता है जो ट्रीटमेंट ऑफ अफेक्टेड वर्कर्स। जिन वर्कर्स को इफ़ेक्ट हो गया है, जैसे कि अगर उस जो वर्किंग
प्लेस जो आपके जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ की वर्किंग कंडीशन जो थी, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई था। तो कुछ वर्कर्स को उससे प्रॉब्लम हुई, तो वो इफ़ेक्ट हो गए, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको क्योर कराने के लिए उनके ट्रीटमेंट करा सकते हैं ताकि वो सही हो जाएं, जो इफ़ेक्टिव वर्कर्स हैं। फिर आता है लेस यूज़ टॉक्सिक मटेरियल। हम कोशिश कर सकते हैं कि हम टॉक्सिक जो मटेरियल, जैसे केमिकल प्रोड्यूस होता है, एनवायरनमेंट में हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो उस हम टॉक्सिक मटेरियल को कम से कम यूज़ कर सकें। उसके बाद आता है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। हम उनको एक प्रोटेक्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे जिस तरीके से हम, अगर वो फॉर एग्जांपल वो ब्रिक्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उनको हम ग्लव्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हम हेलमेट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि उनका जो एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव डिवाइस उनके पास हो जाएगी, जिससे वो अपनी बॉडी को, अपने जो हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं उस हैज़ार्ड से। फिर आता है कंट्रोल एक्सपोजर टू द नॉइज़, डस्ट, फ्यूम्स और गैसेस। तो हम हेल्प कर सकते हैं अपने वर्कर्स की, उनको नॉइज़ से, डस्ट और गैसेस से प्रिवेंट करके, उस चीज़ को हम कंट्रोल करके कि जहाँ से ही गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, नॉइज़ आ रही है, तो वहाँ पर हम ऐसी जो है साउंड प्रूफ हम वहाँ पर वॉल्स बनवाएं, जिससे कि हमारे वर्कर्स को साउंड इतनी ना आए। फिर आता है इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम। एक इंडस्ट्री में हेल्थ प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। वो कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जो एक इंडस्ट्री अपने वर्कर्स के लिए चलाती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जो इफ़ेक्टिव होते हैं, मतलब जो बहुत हेल्प देते हैं वर्कर्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। फर्स्ट आता है सैनिटेशन और हेल्थी, मतलब हाइजीन मेंटेनेंस, कि उनको अपने टॉयलेट वगैरह को कैसे हाइजीन रखना है और अपनी उस हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे क्लीनलीनेस एनवायरनमेंट रहता है, तो इस चीज़ की इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अंदर उनको हाइजीन को मेंटेन करना सिखाया जाता है और कोशिश की जाती है उनके जो आसपास का एरिया है उसमें वो अपनी हाइजीन मेंटेन रखें। फिर आता है इम्यूनाइजेशन और साथ में हमारा कम्युनिकेबल जो डिसीज़ेस कंट्रोल, जिसमें हम इम्यून कर पाते हैं अपने आप को, मतलब जो डिसीज़ेस होती हैं उससे अपने आप को बचा पाते हैं। उनको कोई भी इंजेक्शन की ज़रूरत है जिससे वो उस हार्मफुल केमिकल से बच सकें, उस फ्यूम से बच सकें, तो हम उनको हेल्प करते हैं। और जो कम्युनिकेबल डिसीज़ेस हैं उसको भी कंट्रोल करने की हम हेल्प करते हैं उनकी। फिर आता है कॉरपोरेशन विद हेल्थ एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन एजेंसीज़। अब हम कॉरपोरेशन करते हैं, कॉरपोरेशन मतलब होता है हम मिलते हैं उनसे, जो कि एजेंसीज़ हैं जो हेल्थ रिलेटेड, जो एक्सीडेंट रिलेटेड इन चीज़ों को बचाने का जो काम करती है, उन एजेंसी से हम एक कोलैबोरेशन करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को भी आप अपनी जो आपके जो ये टूल्स हैं जो आप एजेंसी में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप हमारे भी वर्कर्स को प्रोवाइड करिए ताकि वो भी अपने हेल्थ और एक्सीडेंट प्रिवेंशन कर सकें। उसके बाद आता है मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब हर एम्प्लॉय का मेडिकल रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें टाइम टू टाइम ये पता चलता रहता है कि वो वर्कर्स की हेल्थ पे कितना इफेक्ट डाल रहे हैं जो हम इंडस्ट्री में अपना बना रहे हैं। फिर आता है एम्प्लॉय की हेल्थ एजुकेशन। हर एम्प्लॉय को हेल्थ एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम चलाते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय की हेल्थ से रिलेटेड उसको एजुकेशन दी जाती है, मतलब उसके बारे में उसको बताया जाता है। फिर आता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय। जो नया एम्प्लॉय आएगा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, जिसके अंदर उनको ये पता चल जाता है कि कोई पहले से ही तो डिसीज़ नहीं है जो कि बहुत उसको इफ़ेक्ट करे उस प्रॉब्लम को, मतलब जैसे कि वहाँ पर समझिए कि बहुत केमिकल है हार्मफुल, और उस पर्सन की कोई पहले से ही डिसीज़ है जिससे उसको उन केमिकल से एलर्जी हो जाती है, तो इस तरीके से हम पहले से ही न्यू एम्प्लॉय का मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। फिर आता है एनुअल चेकअप्स फॉर दोज एक्सपोजर टू हैज़ार्ड्स, जिनको ऐसा लगता है कि भाई ये पूरे दिन इस केमिकल उसमें रहते हैं एनवायरनमेंट में, तो उनका जो है एनुअल चेकअप भी कराते रहना चाहिए हमें। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द क्वालिफाइड मेडिकल पर्सोनल्स। हमें कुछ लोग ऐसे जो क्वालिफाइड मेडिकल पर्सोनल्स हैं, मतलब पर्सनस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए कि वो हमारे वर्कर्स को टाइम टू टाइम अपडेट दे सके कि उनको किस चीज़ से दूर रहना है, किस तरीके के हमें उन्हें एक मेजर्स लेने हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। फिर आता है फर्स्ट एड फॉर द ऑक्यूपेशनल इंजरीज़, जो कि कोई भी छोटी मोटी इंजरी होती है तो उसके लिए फ़र्स्ट एड उनको सिखाना चाहिए, जिससे कि वो फर्स्ट एड मतलब होता है वो खुद सबसे पहले वो छोटी सी उनको हेल्प मिल जाए एक। फिर आता है बेसिक
केयर फॉर नॉन ऑक्यूपेशनल एलिमेंट, मतलब हम बेसिक केयर करते हैं जो नॉन ऑक्यूपेशनल एलिमेंट्स हैं, जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स, ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके अलावा भी जो बेसिक केयर है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है इमरजेंसी जो केयर है, और हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हॉस्पिटल है, मतलब हॉस्पिटल में जाके अपनी उस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है और अपना चेकअप करा सकता है। फिर आता है एम्प्लॉय की सेफ्टी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।